Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise unit number 8 जिसका टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी, जो हमने रीडिंग और ट्रांसलेशन रीड आउट से कर लिया था। आज इसकी जो कंप्लीट एक्सरसाइज है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसके आंसर क्वेश्चंस, इसके एमसीक्यूज, ग्रामर का पोर्शन, ओरल कम्युनिकेशन, उसके बाद एंड पे कुछ पैसेजेस दिए गए हैं, उनको हमने प्रेसिस करना है कि उनको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना है। जो भी उसके रूल और रेगुलेशंस हैं वो भी पढ़ेंगे, ताकि कहीं से भी पैसेज कोई आता है आपके पेपर में, एग्ज़ाम में, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज सेल सवालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ डज इट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। आलमगीरियत क्या है और ये मुआशी तरक्की को कैसे फ़रोग देती है, कैसे प्रमोट करती है। इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच कंट्रीज बिकम इंटरकनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन। आलमगीरियत वो अमल है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक राबते, ट्रेड, तिजारत एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के अपने ख़यालात के तबादले को फ़रोग देते हैं, उसके ज़रिए तबादला करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या होता है, जुड़ जाते हैं। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मुआशी तरक्की को फ़रोग देती है बाय ओपनिंग अप इंटरनेशनल मार्केट्स, और बैनुल-अक़वामी मंडियों को खोलती है। इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई करती है। एंड अनेबलिंग द एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, और टेक्नोलॉजी और इल्म के तबादले को मुमकिन बनाती है। ये वर्ड जो हमने आइडियाज़ पढ़ा है, पहले वक्तों में हम अक्सर, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, पढ़ा है, इसको आइडियाज़ पढ़ा जाता था और पढ़ा है, सुना है, यानी कि आइडिया या आइडियाज़। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इसको आइडियाज़ यानी कि आइडियाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में बच्चे जो होते हैं वो स्टार्ट से इंग्लिश मीडियम होते हैं, तो उनको फिर मुश्किल होती है कि प्रोनाउंसिएशन का मसला है। लेकिन कुछ स्कूल्स में इसी तरह से जो हमारा पाकिस्तानी लहजा है या पाकिस्तान में जिस तरह से इंग्लिश पढ़ी जाती है और बोली जाती है, इस तरह पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताती जाऊंगी कि जो हम पढ़ते हैं अपने पाकिस्तान की लैंग्वेज में, या जो पाकिस्तान में इंग्लिश हम बोलते हैं नॉर्मल, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर अमेरिकन एक्सेंट के अकॉर्डिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड पाकिस्तान्स इकोनॉमी इन टर्म ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आलमगीरियत ने पाकिस्तान की मुआशियत पर तजारत और सरमायाकारी के हवाले से क्या असर डाला है। इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन हैज़ बूस्टेड Pakistan's economy by expanding export markets for textile, कि आलमगीरियत ने पाकिस्तान की मुआशियत को टेक्सटाइल, राइस एंड स्पोर्ट्स गुड्स, चावल और खेलों के सामान की बरामदात के लिए, एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइक सीपैक, बरामदात के लिए मंडियों को बढ़ाया है, और सीपैक जैसे गैर मुल्की सरमायाकारी के मंसूबों के ज़रिए सरमाया विच ब्रिंग्स कैपिटल के सरमाया लाया गया है, सरमाया आया है, टेक्नोलॉजी आई है, जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोज़गार और बुनियादी ढांचे की तरक्की फराहम करके फ़ायदा पहुंचाया है आलमगीरियत ने, ग्लोबलाइजेशन ने। थर्ड क्वेश्चन है What are some of the new job opportunities created in Pakistan as a result of globalization? आलमगीरियत के नतीजे में पाकिस्तान में पैदा होने वाले कुछ नए रोज़गार के मौक़ा कौन से हैं। इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सेक्टर्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IT बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, तो इसको भी जब हम नॉर्मल बोलेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन बोलेंगे। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग,
ग्लोबलाइजेशन ने पाकिस्तान में आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में नई मुलाजमतों के मौके जो है वो पैदा किए हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज सेटिंग अप ऑपरेशंस इन पाकिस्तान हैव प्रोवाइडेड बेटर पेइंग जॉब्स विद इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस। कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान में ऑपरेशंस कायम करके बेहतर तनख्वाह और बेहतर काम के हालात फराहम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ कल्चरल एक्सचेंज एंड हाउ डज इट बेनिफिट पीपल? सकाफती तबादला क्या है और ये लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुंचाता है? इसको हम पीपल भी पढ़ते हैं और पीपल, क्योंकि जो हमारा लेटर पी है ये भा की साउंड देता है। अगर हम इसकी साउंड की बात करें तो जैसे पाकिस्तान, पेप्सी, पीपल, तो नॉर्मली हम इसको पीपल पढ़ते हैं। मसलन आपका जो भी एक्सेंट हो या जिस तरह की आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग मैं दोनों एक्सेंट में आपको समझाती जाऊंगी। तो इसका आंसर है कल्चरल एक्सचेंज इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। सकाफती तबादला मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोगों के दरमियान ख्यालात, रवायात और तरीक़ों के तबादले को कहा जाता है। इट बेनिफिट्स पीपल बाय ब्रॉडनिंग देयर प्रोस्पेक्टिव्स, promoting understanding and fostering empathy across diverse background। यानी कि ये लोगों को वसी नज़रिया, अफ़हाम व तफ़हीम और मुख्तलिफ पस मंज़र के दरमियान हमदर्दी को फ़रोग देकर क्या करता है? फ़ायदा पहुँचाता है, फ़ायदा देता है। 5th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कंसर्न्स अराइज्ड अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट यानी कि मतन के मुताबिक ग्लोबलाइजेशन। आलमगीरियत के तनाजुर में रवायती पाकिस्तानी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कौन से खदशात उठाए जाते हैं? जैसे जैसे कोई चीज़ फ़ायदा देती है उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। जिस तरह ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे फ़वाइद हमने पढ़े हैं, देखते भी हैं हम अपनी ज़िंदगी में, इस तरह से अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट है या जो खदशा है वो क्या है वो भी हम देखते हैं। इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन में ओवरशैडो पाकिस्तानी कल्चर। आलमगीरियत पाकिस्तानी सकाफत को मुतासर कर सकती है। रिस्किंग द लॉस ऑफ यूनिक ट्रेडिशंस, यानी कि जिससे क्या है, जो मुनफरद रवायात हैं, लैंग्वेजेस, ज़बानें हैं एंड हेरिटेज और विरसे हैं, वो उसके ख़त्म होने का खदशा पाया जाता है। अब बैलेंस इज़ एसेंशियल, बैलेंस जो है मुतवाज़न होना ज़रूरी है। टू एम्ब्रेस ग्लोबल ट्रेंड्स वाइल प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी, कि आलमी रुझानात को अपनाने के साथ साथ जो अपनी सकाफ़त है, सकाफ़ती शनाख्त है, उसको बरकरार रखने के लिए क्या ज़रूरी है? बैलेंस, तवाज़न ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंडेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स? आलमगीरियत ने तुलबा के लिए मालूमात तक रसाई को किस तरह एक्सपेंडेड यानी कि वसी किया है? ग्लोबलाइजेशन थ्रू डिजिटल टूल्स एंड द इंटरनेट हैज़ given students instant access to global information। ग्लोबलाइजेशन ने डिजिटल आलात और इंटरनेट के ज़रिए तुलबा को आलमी मालूमात तक फौरी रसाई दी है। दे कैन लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, हिस्ट्रीज एंड ideas through online articles, videos and educational platforms promoting global awareness। यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है? डिजिटल आलात और इंटरनेट के ज़रिए तुलबा को फौरी मालूमात तक रसाई दी है। वो ऑनलाइन मज़ामीन, वीडियोज़, तालीमी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, तारीख़ों और ख़यालात के बारे में जान सकते हैं, जिससे क्या होता है? प्रमोट होता है आलमी शऊर, उसको क्या मिलता है? फ़रोग़ मिलता है। प्रमोटिंग ग्लोबल अवेयरनेस, जिससे आलमी शऊर को फ़रोग़ मिलता है। 7th क्वेश्चन है, हाउ डज लर्निंग अबाउट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स बेनिफिट स्टूडेंट्स?
मुख्तलिफ नज़रियात के बारे में जानने से तुलबा को क्या बेनिफिट या क्या फ़ायदा होता है? इसका आंसर है लर्निंग अबाउट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हेल्प्स स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग कि उनके अंदर तुलबा के अंदर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के बारे में सीखने से तनकीदी सोच एम्पैथी एंड अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड और तो तनकीदी सोच हमदर्दी और दुनिया के बारे में वसी तर समझ पैदा होती है। इट प्रिपेयर्स देम टू वर्क एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली इन अ मल्टी कल्चरल एंड ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी और वो ये इन्हें एक कसीरुल सकाफ़ती और आलमी मुआशरे में मुअस्सर तरीके से काम करने और बातचीत करने के लिए तैयार करता है या करती है, जो ग्लोबलाइजेशन है, आलमगीरियत है। लास्ट एंड 8th क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन हेल्प यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू देयर कंट्रीज फ्यूचर के पाकिस्तानी तुलबा के लिए आलमगीरियत को समझना उनके मुल्क के मुस्तकबिल में किस तरह मददगार हो सकता है? इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन कैन हेल्प यंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यानी कि ग्लोबलाइजेशन को समझना नौजवान पाकिस्तानी तुलबा को एक दूसरे से ग्रेस्प द कॉम्प्लेक्सिटीज जुड़े हुए दुनिया की पेचीदगियों को समझने में ऑफ द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड समझने में मदद देता है। दे कैन यूज़ दिस नॉलेज, वो इस इल्म को इस्तेमाल कर सकते हैं टू ब्रिंग लाने के लिए इनोवेशंस के नई चीज़ें ईजाद करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। foster international collaboration and contribute positively to Pakistan's economy and cultural preservation कि वो इस इल्म को जिद्दत लाने, इनोवेशन जिद्दत लाने, बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान की मुआशियत और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ में पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द बी पॉइंट इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें हमने ये जो ऑप्शन दी गई हैं जो करेक्ट है उसको चूज़ करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर है इन्हेंस्ड कनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन प्राइमरली इम्पैक्ट पाकिस्तान्स इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के मुताबिक ही हम इसके आंसर को चूज़ करेंगे। तो इसका सही आंसर है बाय ओपनिंग अप इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट्स। द थर्ड स्टेटमेंट इज़ हाउ डू डिजिटल टूल्स प्राइमरली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो सही आंसर है बाय फैसिलिटेटिंग एशियर लैंग्वेज लर्निंग। फोर्थ है स्टेटमेंट हमारी, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज़ अ पोटेंशियल कंसर्न रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द पाकिस्तानी कल्चर। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है एरोजन ऑफ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कल्चर। फिफ्थ जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है, हाउ हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्राइमरली कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो सही आंसर है सी वाला हमारा, बाय एनेबलिंग इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू हार्नेस the positive aspects of digital globalization while mitigating its negative effects। तो इसका सही आंसर है promoting digital literacy and supporting local content। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, what is the key challenge for Pakistan in managing the effect of globalization। तो इसका सही आंसर है finding a balance between benefiting from globalization and maintaining its unique cultural identity and economic stability। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा vocabulary। इसमें सबसे पहले है एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जिसको रीअरेंज करने से मुख्तलिफ और दूसरे वर्ड्स बन सकते हैं और फ्रेज बन सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने दी गई है कि जैसे 4 लेटर वर्ड भी बने हैं इससे और 5 लेटर वर्ड्स भी बनाए गए हैं। वल्नरेबल,
इससे मसलन के एबल बना है, नियर बना है और रियल बना है, वर्ब है, एवर है, इवन है, एबलर है, इसी तरह से लेवल है, लर्न है, ब्रेव है, इस तरह से ये वर्ड बने हैं। अब हमने इसको देखते हुए ये वाले जो वर्ड दिए गए हैं, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन, होमोजेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, इसके हमने इसी तरह से वर्ड बनाने हैं। और इसके दरमियान में एक जो पॉइंट आया है वो ये है कि हमने ग्रोसरी के वर्ड दिए गए हैं हमारी बुक के एंड पे, जहाँ हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है, उनको हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, जो कि हमने कर लिया है। आइए पहले इसको देखते हैं, फिर ये करेंगे। कि सबसे पहले हमारे ये वर्ड्स हैं और ये सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ अप्रिशिएट। वी शुड अप्रिशिएट डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने बनाया है, वर्ड है हमारा कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटीज, जो पेचीदगियाँ होती हैं। द टीचर एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टॉपिक इन अ सिंपल वे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्रूशल। क्रूशल कहते हैं अहम को। एजुकेशन इज़ क्रूशल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तालीम जो है वो एक रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। एरोजन, हैवी रेन कैन कॉज एरोजन इन द सोल। हार्नेस, वी मस्ट हार्नेस द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग। आगे है होमोजेनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन समटाइम लीड्स टू कल्चरल, जो हमारा कल्चर से रिलेटेड है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन। इंटरकनेक्टेड, द इंटरनेट हैज़ मेड द वर्ल्ड मोर इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल, इंटरनेट ने दुनिया को बहुत ज़्यादा करीब कर दिया है। मिस इंफॉर्मेशन, वी शुड ऑलवेज चेक फैक्ट्स टू अवॉइड मिस इंफॉर्मेशन। अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन प्रोवाइड्स मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस। ट्रेड, countries trade goods to strengthen their economy. Next है globalization. Globalization connects countries through trade and culture. Economy, a stable economy ensures national progress. Wages, workers demand fair wages for their efforts. Tradition, Eid reflects a cherished tradition in Pakistan. Empathy helps build stronger relationship. Preserve, we must preserve historical sites for future generations. Interconnected, the internet has made the world highly interconnected. Integration, cultural integration promotes unity in diversity. Technology, modern technology simplifies daily tasks. अब हम एनाग्राम वाला क्वेश्चन जो है वो करते हैं। जैसे हमारा वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, इससे गोल भी, लॉन्ग भी, नेल है, टेल है, आंट है, बॉट है, ये सारे वर्ड बनते हैं। इंटीग्रेशन, जैसे इससे आयरन, रेड, नेट, टोन, एयर, टैग, ये सारे वर्ड बनते हैं। रिंग भी बनता है। इंफॉर्मेशन, इन्फो, आयरन, रेन, टॉर्न, फैन, मैन, मेन, एटम, ये सारे वर्ड बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है होमोजेनाइजेशन, मोशन, होस्टिंग, नॉट, हॉट, नेशन और मैंगो, ये सारे वर्ड बनते हैं। और कम्युनिकेशन, कैट, टोन, नोट, कैन, मून, नोशन, एक्शन, ये सारे वर्ड बनते हैं। नेक्स्ट है हमारी ग्रामर। ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर कि एक जो सेंटेंस जुमला होता है वो किस तरह से बनता है। अगर हम सेंटेंस की कैटेगरी की बात करें तो सेंटेंस 3 कैटेगरी के होते हैं। इसको यानी कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की फॉर्म में कैटेगराइज्ड किया गया है। सेंटेंस को अब हम देखते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ होता है दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो कि एक मुकम्मल थॉट, ख्याल या चीज़ को जाहिर करता है। एक सेंटेंस पूरा होने के बाद किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि उसका मतलब समझने के लिए हमें कोई और सहारा लेना पड़े।
इट टिपिकली कंटेन्स अ सब्जेक्ट, इसमें आमतौर पर सब्जेक्ट होता है और ये जिस तरह से प्रेडिकेट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और ये शुरू होता है कैपिटल लेटर पे और इसका जो एंड होता है वहाँ पर फुल स्टॉप आता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो कंपाउंड है या सिंपल है या कोई इम्प्रेशन इससे जाहिर हो रहे हैं तो क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इस तरह से इसका एंड होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, द कैट स्लेप्ट ऑन द काउच, यानी कि ये एक मुकम्मल सेंटेंस है जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, एंड पे फुल स्टॉप आया है और इसमें सब्जेक्ट है, और जो प्रेडिकेट पाया गया है वो हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में। जैसे फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, फूल जो हैं वो बहार में खिलते हैं, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, के जो सिंपल सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर वो किस तरह से बनता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरह से ये एग्जांपल्स भी दी गई हैं कि द कैट ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से करना इसमें ये है कि इस पैसेज को हमने केयरफुली रीड आउट करना है और आइडेंटिफाई करना है। इसमें हमने वर्ब को, ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, हमने सब्जेक्ट को एक लाइन हमने सब्जेक्ट के नीचे लगानी है और वर्ब जहाँ पे आएगा उसके नीचे 2 लाइंस लगानी है, एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसको हमने सर्कल करना है। ये इसी तरह से हमने सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को अंडरलाइन किया है कि जिस तरह उन्होंने कहा है जिसके नीचे एक लाइन है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है उसके नीचे 2 लाइन है और जिसको ये ब्रैकेट में सर्कल में किया गया है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये कंप्लीट हमने किया है। आगे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे जुमले को कहते हैं जिसके अंदर 1 इंडिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और 1 डिपेंडेंट क्लास, और कम से कम एक जो होती है वो डिपेंडेंट होती है जो कि दूसरे पर इन्हिसार करती है। इसको डिपेंडेंट भी और सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। जैसे इसकी जो पहचान है वो बिकॉज, आल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल एंड सोन। जिस तरह से ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं, बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स। इसमें डिपेंडेंट जो क्लास है वो है बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, और जो इंडिपेंडेंट है वो क्या है, वी स्टेड इनडोर्स। इसी तरह से व्हेन द बेल रंग, जब बेल बजी थी, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम। डिपेंडेंट क्लास जो है व्हेन द बेल रंग, और इंडिपेंडेंट जो है द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम, ये इंडिपेंडेंट है। अब करना हमने ये है कि आइडेंटिफाई करना है इस पैसेज के अंदर कि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से हैं और अंडरलाइन करना है सबऑर्डिनेट क्लासेस को। जैसे हम इस पैसेज को हमने रीड किया, ये यहाँ से ये सारी यहाँ तक ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लास है। उसके बाद यहाँ से ये वाली यहाँ तक, उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है आउटडोर्स यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं। नेक्स्ट है हमने 5 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने हैं अपनी नोटबुक के अंदर और अंडरलाइन करना है कि उनमें इंडिपेंडेंट क्लासेस और सर्कल द डिपेंडेंट क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट क्लासेस जो हैं उनको करना है। जैसे ये हमारे सेंटेंस हैं, आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक बिकॉज द वेदर वाज सो नाइस। ये जो थोड़ी सी हाईलाइट है ये सबऑर्डिनेट क्लास है। ऑल्दो शी वाज टायर्ड, ये सबऑर्डिनेट क्लास है और ये इसका कंप्लीट सेंटेंस है। इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल रीस्केड्यूल, कि हम रीशेड्यूल कर देंगे, शेड्यूल को अपने को डिले कर देंगे, द पिकनिक
for next weekend. Next sentence है he didn't answer the phone because he was in a meeting. ये जो है हमारी subordinate clause है. When the movie ended, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है. वी वेंट आउट फॉर डिनर, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है और इसके अंदर जो हाईलाइट है ये सबऑर्डिनेट क्लास है. नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स, लिखने की जो मुहारतें हैं. प्रेसिस, अ प्रेसिस इज अ कंसाइज समरी और एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ लॉन्गर पैसेज और अ टेक्स्ट. कि कोई भी ऐसा पहरा या ऐसा पैसेज जो कि काफ़ी लंबा हो, कुछ उसमें चीज़ें हों, डिटेल हों, उसको हमने क्या करना है, उसकी हमने समरी निकालनी है अंदर से. इट्स प्राइमरली पर्पस इज़ टू कैप्चर द एसेंस एंड मेन पॉइंट्स. जो उसके अंदर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उसके अंदर जोहर है और उसके मेन पॉइंट है, उसको हम कैप्चर कर लेंगे. ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन अ कनेक्टेड कंडेंस्ड फॉर्म. उसको हम क्या करेंगे कि दुरुस्त तहरीर जो है उसको तफसील को, वजाहत को एक शॉर्ट समरी की फॉर्म में ले आएंगे कि कोई उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा लंबी तफसील में जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी. इसी तरह से कुछ इसके टिप्स हैं जो कि हमने रीड आउट करनी है और उसको समझना है कि फॉलोइंग आर सम रूल्स, कुछ इसके असूल हैं क्या करने के फॉर प्रिसाइज राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, कि इसको हमने किस तरह से समरी की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लाना है. सबसे पहले हमने क्या करना है, रीड एंड कॉम्प्रिहेंडेड द ओरिजिनल पैसेज थ्रोली टू ग्रिस्प इट्स मेन आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स. और जितने भी इसके अंदर अहम नकात हैं, दलाइल हैं, हवाले हैं और मावन जो इसकी तफसीलात होंगी वो भी हम निकाल लेंगे कि इसके अहम ख्यालात को और दलाइल को समझने के लिए जो हमारी असल अबारत है, ओरिजिनल पैसेज है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. एक बार, दो बार, तीन बार आप इसको पढ़ लें अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है. आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट, और इसकी शनाख्त करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो इसके अहम नकात हैं, आर्गूमेंट्स हैं एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ द पैसेज. हाईलाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल मीनिंग, यानी कि अहम मालूमात को नुमायां करेंगे. अहम नकात, दलाइल, हवाले, जो मुआवन तफसीलात हैं उसको लेंगे जो कि हमारे मजमूई मानी के अंदर मददगार होगी. समराइज द मेन थीसिस, हम इसमें समराइज करेंगे मरकज़ी थीसिस के हवाले से और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इन 1 और 2 सेंटेंसेस, यानी कि एक या दो जुमलों में मरकज़ी थीसिस या हवाले के मरकज़ी ख्याल का खुलासा करें. यूज़ योर ऑन वर्ड्स, ये 4th इसका रूल है. चौथा इसका असूल ये है कि इस्तेमाल करें अपने अल्फाज को टू कंडेंस द पैसेज. रिमूव, काट दें अननेसेसरी डिटेल जिनकी कोई ज़रूरत ना हो ज़्यादा. एग्जाम्पल्स, रेपिटिशंस एंड एलेबोरेशंस वाइल रिटनिंग द कोर मीनिंग, के कोई भी मसलन एक्स्ट्रा डिटेल है कि बुनियादी मानी को बरकरार रखते हुए गैर ज़रूरी तफसीलात, मिसालें, तकरार और वजाहतें क्या कर दें, रिमूव कर दें, हटा दें. इंश्योर दैट द प्रेसिस इज़ क्लियर, यकीनी बनाएं कि आप जो अपनी समरी लिख रहे हैं वो बिल्कुल वासिया हो, कोहेरेंट, वो मरबूत हो, वासिया हो एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड. यूज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज एंड मेंटेन द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़. यकीनी बनाएं कि जो आप लिख रहे हैं वो वासिया हो, मरबूत हो और मंतकी तौर पर तरतीब दी गई हो. स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधी ज़बान इस्तेमाल करें और ख़यालात की असल तरतीब को बरकरार रखें. Our passages should be objective and focused, summarizing the content of the original passage.
कि जो आपके असल हवाले का मवाद का खुलासा करते हुए एक दुरुस्त मकसद और तवज्जो जो है उस पर आप मरकूज़ करें कि हमारा इसका बताने का मकसद क्या है या इस मवाद का खुलासा क्या है। अवॉइड इंक्लूडिंग पर्सनल ओपिनियन, कि आप अपने पास से ना उसके अंदर छोड़ें कि आपके पर्सनल ये एक्सपीरियंस है या ऐसा हुआ, ऐसी कोई चीज़ आपने उसमें ऐड नहीं करनी। और इंटरप्रिटेशंस के बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो आपने ज़ाती राय से परहेज़ करें, रिपीट ना करें, तशरीहात शामिल ना करें इसके अंदर। राइट द, जब आप लिखते हैं प्रेसेस मोस्टली इन द थर्ड पर्सन इवन इफ द ओरिजिनल पैसेज इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, के जो आप लिख रहे हैं वो आप यानी कि उसको थर्ड पर्सन में लिखें चाहे आपका जो इक्तबास है वो फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ हो। इंश्योर दैट द प्रेसेस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडियाज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, वेरीफाई डिटेल्स एंड फैक्ट्स एंड एज एंड व्हेन नीडेड। के 8 पॉइंट ये है कि इस बात को आप इंश्योर करें, यकीनी बनाएं कि जो सराहत है असल हवाले के मरकज़ी ख़यालात और दुरुस्त दलाइल की अक्कासी करती हो। जब ज़रूरत हो यानी कि हस्बे ज़रूरत आप तफसीलात और हक़ाइक़ को शामिल कर सकते हैं जहाँ पे कोई ज़रूरत पेश आए। आफ्टर राइटिंग द प्रेसेस रिवाइज, जब आप लिख लें तो उसको दोबारा भी पढ़ें, रिवाइज भी करें। रिवाइज इट फॉर क्लैरिटी, conciseness and accuracy, make necessary adjustment to improve the presses। यानी कि लिखने के बाद आपने वजाहत, जामियत और दुरुस्तगी के लिए क्या करनी है, उस पर नज़र सानी करनी है। दुरुस्तगी को बेहतर बनाने के लिए उसमें ज़रूरी एडजस्टमेंट करें, अंडरलाइन कर लें जो उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर जिसको आपने बयान करना है ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी गई है पैराग्राफ की, यानी कि जो मिसाल है पैराग्राफ की वो ये है, साइंस प्लेज अ पिवटल रोल इन आवर डेली लाइफ। साइंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में अहम किरदार अदा करती है। प्रोवाइडिंग न्यूमरियस बेनिफिट्स दैट इन्हेंस आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि हमारे मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बेशुमार फ़वाइद फ्राहम करती है। थ्रू साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड एडवांसमेंट वी हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजीज that improve healthcare such as vaccines and medical imaging leading to longer and healthcare lives। कि जैसे साइंसी दरियाफ्तों और पेशरफ्त के ज़रिए हमने सेहत की देखभाल को बेहतर बनाने वाली टेक्नोलॉजीज़ तैयार की हैं जिसमें वैक्सीन्स, मेडिकल इमेजिंग और सेहतमंद ज़िंदगी का जो हमारा हेल्थियर लाइफ का बायस बनती हैं। साइंस आल्सो ड्राइव्स इनोवेशंस इन इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर वेयर genetically modified crops yield more food and resist pests, helping to combat hunger। के जो साइंस ज़राअत जैसी सनतों में भी जिद्दत पैदा करती है जहाँ जनियाती तौर पर तब्दील शुदा फसलें ज़्यादा खुराक देती हैं और भूख से लड़ने में मदद करने वाले कीड़ों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करती हैं। एडिशनली मज़ीद यानी कि जो बेनिफिट्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च कंट्रीब्यूट्स टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऑफ efforts by developing sustainable energy sources and pollution control methods। यानी कि मज़ीद बरां साइंसी तहकीक पायदार तवानाई के ज़रिए और आलूदगी पर काबू पाने के तरीके तैयार करके माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में हिस्सा डालती है। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन हैव बीन रेवोल्यूशनाइज्ड बाय साइंटिफिक प्रोग्रेस with the internet and digital devices making information accessible to billions of people worldwide। के तालीम और मवासलात में साइंसी पेशरफ्त ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। इंटरनेट और डिजिटल आलात ने मालूमात के जो मालूमात है उसको दुनिया भर के बिलियन अरबों लोगों तक रसाई के काबिल बना दिया है। ओवरऑल साइंस
fosters critical thinking and problem solving skills, equipping individuals and societies to tackle current and future challenges effectively। कि साइंस ने क्या किया है, मजमूई तौर पर साइंस तनकीदी सोच, मसाइल के हल करने की महारतों को फ़रोग देती है, अफराद और मुआशरों को मौजूदा और मुस्तकबिल के चैलेंजों को मौसर तरीके से निपटने में मदद देती है। ये था हमारा पैराग्राफ जिसको हमने पढ़ लिया, हमें समझ आ गई कि जो साइंस की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया गया है, उसकी वैक्सीनेशन है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में क्या क्या इनोवेशंस आई हैं, तरीके जो चेंज हो गए हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, वैक्सीन्स आ गई हैं, ये सारी चीज़ें हमारी समझ में आ गई। अब हमने क्या किया है कि इसकी जो हमने इसको प्रिसाइज करना है, प्रेसिस लिखनी है, वो कैसे लिखनी है। साइंस significantly enhance our lives by advancing healthcare, boosting agriculture productivity and aiding environmental conservation. It also revolutionizes education and communication through digital technologies, fostering critical thinking and problem solving skills essential for addressing global challenges। यानी कि इसको हमने क्या किया है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम इसको समराइज करके ले आए हैं कि साइंस देखभाल, सेहत की देखभाल को आगे बढ़ाकर, ज़राई पैदावार को आगे बढ़ाकर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को ज़्यादा किया है कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हम साइंस के ज़रिए कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगियों को नुमायां तौर पर उसने बेहतर बना दिया है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम, मवासलात में इसने क्या किया है, इनकलाब बर्पा कर दिया है और आलमी जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए ज़रूरी तनकीदी सोच और मसाइल हल करने के लिए महारतों को क्या किया है, फ़रोग दिया है। और इसका टाइटल क्या बना, बेनिफिट्स ऑफ साइंस, साइंस के फ़ायदे। इसी तरह से हमने टाइटल भी निकालना है कि किस चीज़ के मुतल्लिक इस पैसेज में बात हुई है। और अब हमारा ये मेन काम आ गया है कि हमने इन पैसेजेस को गौर से पढ़ना है और क्या करना है, इसके बारे में इसकी जो समरी है, प्रेसिस इसकी लिखनी है, जो कि इसमें भी एक रूल बताया गया है कि 1/3 विद सूटेबल टाइटल, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर 10 लाइंस बनती है तो हम इसको 7 लाइंस में कंप्लीट कर देंगे और इसको एक सूटेबल टाइटल दे देंगे। अब हम इसको पढ़ते हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच जैसे सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे सोलर यानी कि शमसी और पन बिजली आबो हवा की तब्दीली के ख़िलाफ़ जंग में तेज़ी से क्या होते जा रहे हैं, इस क्लाइमेट चेंज के हमारा इन चीज़ों के नतीजे में हमारा जो माहौल है वो चेंज होता जा रहा है। हमारे माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जैसे गर्मी है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी है तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ जो है वो तेज़ी से पिघल रही है, इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। दीज एनर्जी सोर्सेज, ये जो एनर्जी के ज़राए हैं, आर सस्टेनेबल एंड हैव अ लोअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, कि ये तवानाई के ज़राए पायदार हैं, जैसे ईंधन के मुकाबले में कम माहौलियाती असरात रखते हैं। इसमें बताया ये गया है कि जिस तरह से माहौल बहुत चेंज हो गया है, क्लाइमेट चेंजेस बहुत क्लियर होती जा रही है, तो ये जो ज़राए हैं ये हमारे माहौल को बचा सकते हैं या थोड़ा महफूज रख सकते हैं। गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज, गवर्नमेंट और कंपनियां आर इन्वेस्टिंग हैवीली, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं किस चीज़ के ऊपर, इन रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ टू रिड्यूस, कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ लाई जाएं या तजदीद की जाए, काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए इस्तेमाल किए जाएं जो कि कम करें, रिड्यूस करें कार्बन को, इमिशंस एंड प्रमोट अ क्लीनर ग्रीनर फ्यूचर,
कि हुकूमत और कंपनियां कार्बन के अखराज को कम करने और साफ़ सुथरे सरसब्ज़ मुस्तकबिल को फ़रोग़ देने के लिए काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रही हैं। डिस्पाइट दीज एडवांसमेंट इस काबिल यानी कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट के इसको जदीद होने के बावजूद द ट्रांजिशन टू रीन्यूएबल एनर्जी faces challenges including high initial costs and the need for improved energy storage solutions to ensure a reliable power supply। कि इन तरक्कियों के बावजूद काबिल तजदीद तवानाई की मुंतकिली को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं कि इब्तदाई जो अखराजात हैं और काबिल एतमाद बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तवानाई के ज़ख़ीरे करने की ज़ख़ीरा करके तवानाई को उसके बेहतर हल की ज़रूरत है। अब इसको हम लिखते हैं, ये इसका टाइटल हमने लिखा है द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, काबिल तजदीद तवानाई की अहमियत और चैलेंजेस। प्रेसिस रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर आर वाइटल फॉर combating climate change due to their sustainability and lower environmental impact compared to fossil fuels। यानी कि काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे शमसी, हवा और पन बिजली आबोहवा की तब्दीली का मुकाबला करके इनकी पायदारी और ईंधन के मुकाबले में कम माहौलियाती असरात की वजह से क्या है, अहम है। गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज, हुकूमत और कंपनियां आर प्रायोरिटाइजिंग दीज टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड फोस्टर आ ग्रीन फ्यूचर। कंपनियां और हुकूमत कार्बन के अखराज को कम करने और सरसब्ज़ मुस्तकबिल को फ़रोग़ देने के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ को तरजीह दे रही है। हाउएवर द शिफ्ट फेस ऑब्स्टेकल्स के फेसिस ये फेस कर रहे हैं मुश्किलात, इंक्लूडिंग हाई इनिशियल कि इसकी कॉस्ट जो है वो इब्तदाई बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट्स एंड द नीड फॉर बेटर एनर्जी स्टोरेज टू इंश्योर कंसिस्टेंट पावर सप्लाई के बेशमूल आला इब्तदाई अखराजात और बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेहतर तवानाई ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है। ताहम शिफ्ट को और रुकावटों का सामना करना पड़ता है कि ये जो शिफ्ट है कि चीज़ों में तब्दीली जो ला रही है हुकूमत और कंपनियां, इसको मुश्किलात का सामना है। लेकिन क्योंकि इसके इब्तदा के ख़र्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सारे मसाइल इसको फ़ेस करने पड़ते हैं, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आम हो जाती है फिर इतने मसाइल नहीं होते। अब सेकंड पैराग्राफ है हमारा, नेचर फितरत इज़ अ मैग्निफिसेंट। फितरत हमारी ज़िंदगी का क्या है, शानदार एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, शानदार और ज़रूरी हिस्सा है। ऑफरिंग ब्यूटी, इंस्पिरेशंस एंड रिसोर्सेज दैट सस्टेन अस के जो खूबसूरती, अल्हाम और वसाइल पेश करती है। द लैश ग्रीनरी ऑफ फॉरेस्ट्स जैसे जंगलात की खूबसूरती है। द सेरेना फ्लो ऑफ रिवर्स और जंगलात की सरसब्ज़ व शादाबियाँ, दरियाओं का पुरसकून बहाव। द वेस्ट एक्सपेंस ऑफ ओशंस और समुंदरों का वसी व अरीज़ फैलाव। एंड द मजेस्टिक हाइट्स ऑफ माउंटेन्स और जो मोज़ाती उसकी ऊंचाइयां हैं पहाड़ों की और पहाड़ों की शानदार बुलंदियां। ऑल शोकेस द डाइवर्सिटी एंड स्प्लेंडर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये क्या करती हैं, सब कुदरती दुनिया के तनु और शान को जाहिर करती हैं। नेचर प्रोवाइड्स अस विद क्लीन एयर, कुदरत जो है हमें साफ हवा फ्राहम करती है। फ्रेश वाटर, मीठा पानी एंड फर्टाइल सोल और ज़रखेज़ मट्टी फ्राहम करती है। विच आर क्रिशियल
फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारी बका के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। द चेंजिंग सीजन ब्रिंग्स न्यू लाइफ्स एंड वाइब्रेंट कलर्स, जब मौसम तब्दील होते हैं, बदलते मौसम नई ज़िंदगी और मुतहर्रक रंग लाते हैं, ईच विद इट्स ऑन यूनिक चार्म एंड सिग्निफिकेंस। इसकी एक अपनी अहमियत है, ये एक अपनी मुनफरद दिलकशी और अहमियत रखता है। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कैन आल्सो हैव अ कामिंग and rejuvenating effect on our minds, reducing stress and promoting overall well-being। यानी कि फितरत में वक्त गुजारना हमारे जहनों पर एक पुरसकून और जवान होने वाला असर भी डाल सकता है। ये स्ट्रेस को, तनाव को कम करता है और मजमूई सेहत को फ़रोग देता है। हाउएवर, ताहम इट इज़ वाइटल दैट वी रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट नेचर टू प्रिजर्व इट्स ब्यूटी एंड रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ताहम ये बहुत ज़रूरी है कि हम फितरत का एहतराम और हफाजत करें ताकि इसकी खूबसूरती और आने वाली नस्लों के वसाइल को महफूज रखा जा सके। दिस मीन्स रिड्यूसिंग, इसका मतलब है रिड्यूस, कम करना, पोल्यूशन, आलूदगी को, कंजर्विंग हैबिटेट्स एंड promoting sustainable practices to ensure that the wonder of nature remain for everyone to enjoy। और पायदार तरीक़ों को फ़रोग देना ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि फ़ितरत के जो अजाइबात हर के लिए लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए रिमेन बाकी हैं या मौजूद हैं। जी, सबसे पहले हमने लिखा टाइटल द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचर, के नेचर की, फितरत की जो हिफाजत की अहमियत है। प्रेसिस नेचर, जो फितरत है, इनरिच्ड आवर लाइव्स विद इट्स ब्यूटी, फितरत अपनी खूबसूरती, डाइवर्सिटी एंड एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक क्लीन एयर, वाटर एंड फर्टाइल सोल के तनू और ज़रूरी वसाइल जैसे साफ़ हवा, पानी और ज़रखेज़ मट्टी से हमारी ज़िंदगियों को माला माल करती है। इट्स एलिमेंट्स, फॉरेस्ट्स, रिवर्स, ओशंस एंड माउंटेन्स हाईलाइट्स इट्स स्प्लेंडर वाइल चेंजिंग सीजन ब्रिंग यूनिक चार्म। कि देखिए इसको किस तरह से कि चीज़ों को एक एक करके हमने गिनवा दिया है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल हमने काट दी है, ज़रूरी चीज़ें भी आ गई हैं और एक्स्ट्रा डिटेल से भी हमारी जान छूट गई है। कि इसके अनासर जंगलात, दरिया, समुंदर और पहाड़ क्या करते हैं, इसकी शान व शौकत को और बढ़ाते हैं। नेचर आल्सो प्रमोट वेल बीइंग रिड्यूसिंग, ये नेचर क्या करती है, फितरत क्या करती है, तंदुरुस्ती को फ़रोग देती है और स्ट्रेस को कम करती है। एंड रिजेविनेटिंग द माइंड, और उसको जहन को जवान रखती है। हाउएवर, ताहम सेफ गार्डिंग नेचर, के नेचर को, फितरत को हम महफूज बनाएं थ्रू पोल्यूशन, रिड्यूसिंग हैबिटेट, कंजर्वेशन and sustainable practices is crucial to ensuring its resources and beauty endure for future generations। कि इसमें हम क्या करें कि ताहम आलूदगी में कमी, रहायश गाह के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरीक़ों के ज़रिए फ़ितरत की हिफाजत करना, उसके वसाइल और ख़ूबसूरती को यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये फ़ितरती चीज़ें, कुदरती चीज़ें क्या रहें, बरकरार रहें। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो है एजुकेशन, तालीम के बारे में। एजुकेशन इज़ अ कॉर्नस्टोन ऑफ, यानी कि कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तालीम माशरती तरक्की और तरक्की का क्या है, संगे बुनियाद है। इट्स इक्वाइप्स इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज, ये अफराद को दुनिया में तशरीफ़ ले जाने, स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ नेसेसरी टू नेविगेट एंड कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, यानी कि ये अफराद को दुनिया में
तशरीफ़ ले जाने और अपना हिस्सा डालने के लिए ज़रूरी इल्म, हुनर और तनकीदी सोच की सलाहियतों से आरास्ता करता है। थ्रू एजुकेशन, तालीम के ज़रिए पीपल गेन द क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट, फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी, के रिड्यूस कम कर सकते हैं गुर्बत को। कि इसमें क्या है कि तालीम के ज़रिए लोग रोज़गार, मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने और गुर्बत में कमी के लिए ज़रूरी काबिलियत हासिल करते हैं। एडिशनली मज़ीद बरा एजुकेशन प्रमोट्स सोशल कोहेजन बाय टीचिंग वैल्यूज़ ऑफ टॉलरेंस, एम्पैथी एंड कोऑपरेशन, हेल्पिंग टू बिल्ड मोर इंक्लूसिव एंड हार्मोनियस कम्युनिटीज़, के मज़ीद हम आहंगी पैदा करती है कम्युनिटीज़ के अंदर, हारमोनियस के हम आहंग करती है, यानी कि मज़ीद बरा तालीम रवादारी, हमदर्दी और ताउन की इक़दार की तालीम देकर समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देती है। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन के मज़ीद इसमें कि म्यारी तालीम तक रसाई, एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, परस्यू देयर गोल्स एंड इम्प्रूव देयर lives, ultimately driving innovations and culture enrichment in society। के अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए म्यारी तालीम तक रसाई अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए बाइख्तियार बनाती है और मुआशरे में जिद्दत और सकाफ़ती उसको अफजूदगी का बायस बनती है। जी, ये हमने इसका टाइटल दिया है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन, के तालीम की तब्दीली की ताकत। आगे हमने इसको लिखा है प्रेसिस एजुकेशन ड्राइव्स सोसाइटल प्रोग्रेस बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज, स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़। तालीम इल्मी हुनर और तनकीदी सोच की सलाहियतें फ़राहम करके समाजी तरक्की को आगे बढ़ाती है। इट इन्हेंसेस एम्प्लॉयबिलिटी, फोस्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। ये क्या करती है? रोज़गार को बढ़ाती है, इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देती है और गुर्बत को कम करती है। एजुकेशन ऑल्सो प्रमोट्स सोशल कोहेजन बाय instilling values like tolerance and empathy, creating inclusive communities by empowering individuals to make informed decisions and pursue goals. Education contributes to innovation and culture enrichment यानी कि इनरिचमेंट अफजूदगी के ये अफराद को, मुआशरे को बाखबर फ़ैसले करने और अहदाफ के हसूल के लिए बाइख्तियार बनाकर और तालीम, जिद्दत और सकाफ़ती अफजूदगी में मुआवन है। आगे है पैराग्राफ नंबर 4। हेल्दी ईटिंग इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल वेल-बीइंग एंड प्रिवेंटिंग क्रोनिक डिसीज़, यानी कि सेहतमंद खाना मजमूई सेहत को बरकरार रखने, दायमी बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। अ बैलेंस डाइट एक मुतवाज़न ग़िज़ा रिच इन fruits, vegetables, whole grains and lean proteins provide essential nutrients that supports functions of the body and energy levels। कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा फलों, सब्जियों, अनाज और दुबली पतली प्रोटीन यानी कि अच्छे वाली प्रोटीन से भरपूर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करती है, जिससे जिस्म के अफ़ाल और तवानाई की सतह को बरकरार रखा जाता है या सहारा मिलता है। कंज्यूमिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स इंश्योर्स दैट द बॉडी गेट्स विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटी टॉक्सिडेंट्स नेसेसरी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम एंड हेल्दी मेटाबॉलिज्म। मुख्तलिफ़ किस्म के खानों का इस्तेमाल इस बात को यकीनी बनाता है कि जिस्म को मजबूत मदाफ़ती निज़ाम और सेहतमंद मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी विटामिन, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल हों। पोर डाइटरी चॉइसेस यानी कि जो
नाकिस ग़िज़ाई इंतखाब है, सच एज़ कंज्यूमिंग एक्सेसिव शुगर, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करना, साल्ट एंड अनहेल्दी फैट्स, और साल्ट का, अनहेल्दी फैट का, यानी कि नाकिस ग़िज़ाई इंतखाब जैसे ज़रूरत से ज़्यादा चीनी, नमक और गैर सेहत बख्श चिकनाई का इस्तेमाल क्या करता है, कैन लीड तो लेकर आता है टू ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, शुगर, हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां एंड अदर हेल्थ इश्यूज़ और दूसरे सेहत के मसाइल। देयरफॉर ताहम अडॉप्टिंग हेल्थी ईटिंग हैबिट्स not only enhance physical health but also contributes to mental and emotional stability, promoting a better quality of life। कि वो कहता है कि ये जो ज़्यादा चीनी है, नमक है और गैर सेहत बख्श चिकनाई का इस्तेमाल मोटापा और शुगर, दिल की बीमारी का बायस बन सकता है और दीगर सेहत के मसाइल, लिहाजा सेहतमंद खाने की आदत को अपनाएं और क्या होगा, से जिस्मानी सेहत बेहतर होगी। ना सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर होगी बल्कि ज़हनी जज्बाती इस्तेहकाम में भी मदद मिलती है और ज़िंदगी के बेहतर मेयार को फ़रोग मिलता है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेहतर मेयार ज़िंदगी हमें मिलता है। अब हम इसको लिखते हैं। टाइटल, अनवान, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ईटिंग, सेहतमंद खाने की अहमियत। आगे प्रेसिस, हेल्दी ईटिंग इज़ वाइटल फॉर ओवरऑल वेल-बीइंग एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, सेहतमंद खाना मजमूई सेहत और बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी है। आ बैलेंस डाइट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म। फलों, सब्जियों, अनाज और प्रोटीन की मुतवाज़न खुराक तवानाई, क़ुव्वत मुदाफ़ियत और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करती है। पुअर डाइटरी हैबिट्स इंक्लूडिंग एक्सेसिव शुगर, साल्ट एंड अनहेल्दी फैट्स कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज़। नाक़िस ग़िज़ाई आदत बेशमूल ज़रूरत से ज़्यादा चीनी, नमक और गैर सेहत बख्श चिकनाई सेहत के संगीन मसाइल का बायस बन सकती है। सीरियस हेल्दी इश्यूज़। एम्ब्रेसिंग हेल्दी ईटिंग इन्हेंसेस फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि वो कहता है कि सेहतमंद खाने को अपनाना जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती सेहत को बेहतर बनाता है और ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाता है। मेरे ख़्याल से आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। कोई भी पैसेज आता है तो आपको प्रेक्टिस करने में कोई भी मसला पेश नहीं आएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।